Hello दोस्तों, this is Shivam and I am going to teach you motion. This is most important chapter, most beautiful chapter of class 9th and 11th also, and the first chapter of class 9th as you know. और जैसा कि आप लोग जानते हैं 9th का ये मोशन एक अच्छा चैप्टर है और इसको पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी कौन सा टॉपिक कवर करना है अपने लोग को। तो टॉपिक टू बी कवर्ड, लेट्स सी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यही सारे चैप्टर्स, यही सारे टॉपिक्स जो कि हम लोग को कवर करने हैं इस चैप्टर में। पहला टॉपिक है जो कि अपना स्केलर और वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर में क्या होता है कि जैसे अपने लोग जानते हो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एज यू नो कि ये सब सारी चीज़ें जो है ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो पता होना चाहिए हमें कि वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में, जो कि आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा कि स्केलर वेक्टर में बताया जाएगा कि आपको वेक्टर होता क्या है। ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, जो मोशन होता है और रेस्ट होता है वो सारी चीज़ें रिलेटेड टर्म होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके बताई जाएगी। ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन होता है, इसके अंदर दो टाइप आता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि आपको आगे फर्दर बताया जाएगा। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सिलेबस में जैसा कि आप लोग जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ए डेल्टा एक्स, जो भी है ये सारी चीज़ अपने को पढ़नी है इसमें। लेकिन यही चीज़ें नहीं होती है, इसके अलावा बहुत कुछ होती हैं। ये एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि आप लोग के सिलेबस में होता है, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। इसको बोलते हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये सारी चीज़ें इक्वेशन आती हैं, आपको आगे जाके ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है। सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल था वो आगे चलने लगा तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, जहाँ भी जाए वापस आ जाए। सर्कुलर मोशन नहीं था ये, कहीं रैंडम मोशन नहीं था, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन था। एक लाइन में हो रही है, एक सीध रेखा में हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मोशन का ही इक्वेशन होगा यहाँ पे, जो भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। ठीक है। अभी क्या है ना, यही बॉल को अगर आगे जाके हम ऐसे करके एक धागे से बांध करके ऐसे करके इसको ऐसे नचा दें, जो भी हो एक रेडियस में इसको नचाएं, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत प्यारा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए एज अ कि आप सही से समझ पाए कि मोशन होता क्या है उसके लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बताया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यू वेलोसिटी से किसी चीज़ को थीटा एंगल पे अगर फेंकते हैं तो ये ऐसे मोशन करेगा और यहाँ पे गिर जाएगा। यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको आपको बताया जाएगा कंपोनेंट मेथड से, बहुत ही प्यारे तरीके से और अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। 9th क्लास में भले ही है, 11th क्लास का प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी आपको इतने अच्छे से बताया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इससे निश्चिंत रहें। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये स्केलर और वेक्टर, स्केलर वेक्टर में जो कि डिफरेंस होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं और सारी बुक्स में दिए होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊंगा और फिर आगे का टॉपिक जो कि रेस्ट एंड मोशन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? स्केलर के पास जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू बोलिए, मैग्नीट्यूड बोलिए, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू ये भी होता है, साथ में कुछ डायरेक्शन भी होता है जिसके कारण ये जाना जाता है। मतलब कोई चीज़ है, मैग्नीट्यूड है, साथ में वो चीज़ कहाँ है, किस तरफ है, दैट इज़ डायरेक्शन, जो कि उसको होना ही चाहिए, तभी वेक्टर के बारे में हम सोचेंगे। जब तक डायरेक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग उसके बारे में सोचेंगे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो कि इसके पास होता है। जैसे कि अगर हमको जाना है, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और मैं सेंटर यानी कि ऑरिजिन पे बैठा हूँ और मुझे जाना है ईस्ट के तरफ, 5 मीटर मुझे ईस्ट के तरफ जाना है। तो मुझे यहाँ से यहाँ की ओर जाना है 5 मीटर, दैट इज़ कि मुझे 5 मीटर जाना है, जो कि मैग्नीट्यूड है। और किस तरफ जाना है, तो दैट इज़ मुझे ईस्ट दिया गया है, तो ईस्ट के तरफ जाना है, तो मतलब 5 मीटर दैट इज़ मैग्नीट्यूड। किस तरफ, व्हाट इज़ डायरेक्शन, तो ईस्ट।
तो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये जो है इसमें मैग्नीट्यूड है, और टुवर्ड्स ईस्ट ये जो है इसको डायरेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसके पास जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास जो होता है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट पार्टिकल है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है ए, और इसको ए को बी के तरफ जाना है, तो ए को अगर बी के तरफ जाना है तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है वो देखना होगा मुझे, तो वो 5 मीटर है। तो मुझे 5 मीटर ट्रेवल करना है और रैंडम डायरेक्शन में जा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मुझे इधर चल जाएंगे, कहीं इधर चल जाएंगे, ऐसे से कुछ घूम के ऐसे से कुछ चल जाएंगे, नहीं, मुझे कहा ना बी के तरफ जाना है और शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है हमको। तो ए से बी की ओर जाना है, कितना जाना है, तो 5 मीटर जाना है, दैट इज मैग्नीट्यूड। और किधर जाना है, तो बी के तरफ जाना है, टू बी, 5 मीटर टू बी जाना है, तो दैट इज डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड था अपना, ये अपना डायरेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर मैग्नीट्यूड, और ए से बी के तरफ जाना है तो दैट इज डायरेक्शन, जो कि हमको जाना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे और सारी बुक्स में दिया होता है कि डिस्टेंस, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, पावर, बहुत कुछ होती है। ये सारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बाकी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्केलर क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इसका साइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइन किसको देखा जाता है, साइन इज अ डायरेक्शन विच प्रोवाइड डायरेक्शन। यहाँ पे फिजिक्स के अंदर समझ लो, इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, फिजिक्स के अंदर अभी साइंस है आपके लिए, लेकिन फिजिक्स समझ लीजिए, तो फिजिक्स के अंदर साइन का मतलब ही डायरेक्शन होता है। वैसे कोई भी चीज़ स्केलर क्वांटिटी है तो वो निगेटिव नहीं हो सकता। अब बोलोगे निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड तो निगेटिव होता है, -2 है, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या होता है ना, माइनस कुछ रिप्रेजेंट कर देता है वहाँ पे, तो माइनस ऐसे ले नहीं सकते हम लोग, तो माइनस नहीं लेते हम लोग, सिर्फ 2 बोलते हैं। माइनस है मतलब किसी और डायरेक्शन में है, प्लस है मतलब किसी और डायरेक्शन में है, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव लिया जाता है। अब हो सकता है वो क्वांटिटी 0 हो, तो इसलिए पॉजिटिव भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, और पॉजिटिव विथ 0, पॉजिटिव टुगेदर विथ 0, दैट इज नॉन निगेटिव। तो ये नॉन निगेटिव हो सकता है, और ये हमेशा ही क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ नॉन निगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसीलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, साथ में 0 भी हो सकता है। क्या दिक्कत है, 0 हो सकता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, 0 हो जाएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव और 0 हो सकता है, इसलिए नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब ही होता है पॉजिटिव विथ 0, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो अगर हमको पॉजिटिव विथ 0 लिखना है तो क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं हो मतलब पॉजिटिव 0, इसलिए बोलते हैं नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव विथ 0। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो स्केलर वेक्टर जैसा कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल 2 लिए हैं, इससे हम लोग सीखते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि आपको पूछा गया है कि क्या टेम्परेचर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको कुछ नहीं देखना है। अभी के डेफिनेशन में हम क्या जानते हैं वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर के बारे में बस हम इतना ही जानते हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। आगे इसका बहुत सारा डेफिनेशन जो कि आगे हमको बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी क्या है ना, बस कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। इसके साथ एक टर्म और आता है जो कि अभी हम लोग नहीं जानते हैं और नहीं जानेंगे, क्योंकि हमको यूज़ नहीं आता है, फिर अभी 11th में सीखने को मिलेगा हमको। तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है वेक्टर के पास। ठीक है, तो हम लोग को कोई भी पूछा जाएगा कि ये वेक्टर है या स्केलर है, तो हम लोग क्या चीज़ से डिसाइड करेंगे, तो व्हाट इज़ द फैक्टर जिसके कारण हम कह पाए कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो वो होगा कि मैग्नीट्यूड देखो, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों है तो वेक्टर है, दोनों नहीं है एक ही चीज़ है, मैग्नीट्यूड सिर्फ है तो स्केलर है। देखते हैं हम लोग आगे। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर होता है, ठीक है, जैसे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है,
टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, इसका मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है हमको 50 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीट्यूड तो हमें सिंपल ही दिख रहा है ना, दिख रहा है हमको, तो ये है अपना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है हमको, मतलब स्केलर तो कंफर्म हो गया ये है। अब स्केलर तो दिख रहा है कि है ही है, अगर इसके पास डायरेक्शन हुआ तो ये वेक्टर भी हो सकता है। तो इसका डायरेक्शन है क्या, ऐसा कुछ है क्या 50 डिग्री सेल्सियस इधर से उधर से किधर से, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल क्या है ना, 50 डिग्री सेल्सियस है, वो चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसा कोई इसका फिक्स कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डेट इज इसका डायरेक्शन ही नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्पेलिंग पे मत जाना आप लोग, इसके स्पेलिंग गलती हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि तेरे से आपसे पूछा गया आप लोगों से कि मास, जैसा कि आप लोग जानते हैं मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा भी नहीं कि मास क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, क्या है। आप लोग जानते हैं मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, वेट, वेट भी आपने सुना होगा, वेट क्या स्केलर है, मास तो स्केलर है, वेट स्केलर है क्या, अगर है तो बताएं कैसे। इससे पहले जानना होगा कि वेट होता क्या है आखिर। तो पहले जैसे आप लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है ये एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स विच विल प्रोवाइड बाय अर्थ, जो हम लोग को अर्थ के द्वारा जो फोर्स मिलता है दैट इज वेट। तो ये तो फोर्स ही है ना, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो ये भी तो वेक्टर ही होगा ना। लोग को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें दिखाया है एग्जाम्पल में, जैसे कि ये मान लीजिए अर्थ है और ये हम हैं, ये तुम हो और ये अर्थ है, तो तुम्हारे और अर्थ के बीच एक फोर्स होता है जो कि काम कर रहा होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसका मैग्नीट्यूड mg होता है, जो कि सरफेस पे अगर होते तो लगता है mg लगता है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर एज यू नो कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या होता है, नहीं भी जानते हो तो जो भी है mg फोर्स होता है जो कि लग रहा होता है दोनों पे। ये क्या है, यही तो वेट होता है, वेट क्या होता है, mg होता है जो कि फोर्स होता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये फोर्स है, तो फोर्स है वेट, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेट भी वेक्टर क्वांटिटी। कोई तरह से पूछेगा कि वेट क्या है, तो वेट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट ऐसे तो अपने टॉपिक में नहीं था, लेकिन हमको आगे का टॉपिक समझने के लिए हमको कंपोनेंट जानना होगा कि क्या होता है, जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि 10th में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, और आप लोग अगर जानने के इच्छुक है तो ज़रूर जानेंगे, और उसके लिए हमको ये चीज़ सीखना होगा। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए इधर का कोई भी चीज़, मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी ए है, कोई भी हो सकता है, एक बॉडी मान लेते हैं सिंपल, ये पॉइंट है जो कि ए है, एक बॉडी है। अगर इस पे एक वेलोसिटी इस तरफ होगा तो क्या हम इसको बोल सकते हैं इधर के डायरेक्शन में कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा और इधर के डायरेक्शन में होगा। आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा समझने की प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक एक्स है, तो ये आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50, और ये x है, तो आप बोल सकते हो कि cos 30 डिग्री जो होगा वो बेस जो कि x है और हाइपोटेन्यूज जो कि 50 है, तो यहाँ से x इक्वल टू 50 cos 30 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा थोड़ा और देखिए, तो आपको समझ में आ गया है कि अगर ये 50 है और ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 50 cos 30 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे आपको निकाल सकते हैं 50 sin 30 डिग्री आ जाएगा। तो बस इतना सा चीज़ है, आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये याद कर सकते हो आप कि अगर किसी चीज़ के पास वेलोसिटी या कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ऐसे कुछ भी मैग्नीट्यूड का, तो उसको अगर ऐसे कोई कंपोनेंट तोड़ते हैं इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर, तो इधर वाला कॉस होता है, इधर वाला साइन होता है। ये हम आगे प्रोजेक्टाइल में यूज़ करेंगे, इसलिए आपको हम बताना चाह रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया बस, और कुछ नहीं। टॉपिक अपना रेस्ट एंड मोशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रेस्ट एंड मोशन क्या है कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे है या कोई भी चीज़ मोशन में है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है किस चीज़ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कौन आपको देख रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप रेस्ट पे हो, मोशन में हो, कितने के स्पीड से भाग रहे हो, कैसे जा रहे हो, सब कुछ डिपेंड करेगा किस पे, ऑब्जर्वर पे, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसी को बोलते हैं, ये कहाँ से आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि आपका मोशन का ऑब्जर्वेशन हो, ये दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि ये एक देख रहे हो, ये एक मान लीजिए कोई भी है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और ये एक ऑब्जर्वर है जो कि अपना चश्मा उस्मा लगाया हुआ देख रहा है अपना आगे। ये ऑब्जर्वर है, ये खुद रेस्ट पे है, रुका हुआ है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। तो इसके फ्रेम में, इसके ऑब्जर्वेशन में ये क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड से आगे चलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वही इसको हम देख रहे हैं तो क्या है, ये खुद 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और दोनों ही सामने ही जा रहा है। तो अगर ये ऑब्जर्वर मान लो हुआ, अगर इसके आंखों से तुम अगर इसको देखते हो तो ये इसको रेस्ट पे दिखेगा। अब बोलो ये कैसे हो सकता है, ये तो चल रहा है, रेस्ट पे कैसे दिख गया इसको। तो आप लोग जैसे कि आप लोग बस में ट्रैवल करते हो या ट्रेन में कहीं भी ट्रैवल करते होगे तो आपको बगल की चीज़ें जो भी दिखती है, पेड़ पौधे या जो भी चीज़ें हैं, वो आपको पीछे होते हुए दिखती है। क्या वो पीछे जा रही होती है? एक्चुअल में नहीं जा रही होती है, मतलब वो आपके फ्रेम में पीछे आते हुए दिख रही है, वो एक्चुअली रेस्ट पे है। तो मोशन या रेस्ट या कोई भी स्टेट जो सारी चीज़ें डिपेंड होती है वो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड होती है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को। इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आप जहाँ से ऑब्जर्वेशन करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका मोशन डिसाइड होता है। लेकिन आपको इस सिलेबस में क्या दिया गया है कि आपको ग्राउंड जो कि रेस्ट पे होगा उसके फ्रेम में आपको ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे कोई रिलेटेड टर्म की बातें नहीं हुई है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, आगे देखें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अपना तीसरा टॉपिक जो कि टाइप्स ऑफ मोशन है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मोशन जो होता है ये कुछ और नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड, नॉट वेलोसिटी, नॉट एक्सेलरेशन, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसा स्पीड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मोशन डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करता है भाई? मोशन जो कि स्पीड पे डिपेंड करता है, मोशन मतलब ये स्पीड। ठीक है, अब स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो स्पीड जो होता है एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में त्वरण आप लोग बोलते होंगे, तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। और एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं पड़ता है, एक्सेलरेशन होता है। ये क्यों होता है? तो फोर्स के कारण होता है। एक्सेलरेशन क्यों होता है? फोर्स के कारण होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन में 2 टाइप्स होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बताया गया था आपको कि ये सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड के अलावा इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ स्पीड पे ही डिपेंड करता है। इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसमें सोचना नहीं है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तभी यूनिफॉर्म मोशन होगा। स्पीड अगर वेरिएबल हो गया, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे आप, वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब, इसमें स्पीड बोला गया है, वेलोसिटी नहीं बोला गया है। तो स्पीड अगर वेरिएबल हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड अगर कांस्टेंट हुआ तो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखिए, अगर जैसे कि आप लोग समझ गए ये 2 पॉइंट कि कब ये यूनिफॉर्म होता है, कब ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन इससे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप दिमाग में रखोगे, इसको समझोगे तो आपको एक बेटर अप्रोच मिलेगा समझने के लिए। ठीक है, देखिए, एक्सेलरेशन अगर 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आप बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन होगा ही होगा। आप बोल सकते हो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ये ज़रूरी नहीं है। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 रहा होगा। एक्सेलरेशन 0 मतलब अब आपको जानते होंगे जैसे फोर्स होता है, फोर्स अगर हम लगा रहे होते हैं तभी एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन आता है तभी स्पीड या वेलोसिटी चेंज होता है। और स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तभी तो यूनिफॉर्म मोशन था। और स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है,
तो उल्टा भी तो बोला जा सकता है, लेकिन गलत है। क्यों? जैसे आप सर्कुलर मोशन जानते होंगे, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल, आगे जाके आपको पढ़ाएंगे हम, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा नॉन जीरो होता है सर्कुलर मोशन में। तो एक्सेलरेशन तो है वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर कैसे बोल पाते हैं हम लोग? स्पीड के चलते बोल पाते हैं। जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड वेरिएबल होता है तो बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अब बाकी आप काउजल जान सकते हो कि स्पीड क्यों कांस्टेंट हो गया, स्पीड क्यों वेरिएबल हो गया, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से देखते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन वहाँ पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होता है, वो जीरो हो गया तो फिर सर्कुलर मोशन किस बात का, समझ रहे हो? तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल होगा, टेंजेंशियल हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता हमको। तो मतलब है कि एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा नॉन जीरो होता है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक्सेलरेशन हमेशा नॉन जीरो होता है, लेकिन फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कंसिडर करते हैं वहाँ पे हम लोग। तो मतलब है कि उल्टा हम लोग ट्रू नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए वेलोसिटी वेरिएबल है अपना। वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। अगर एग्जाम्पल मतलब आपको पॉइंट्स बताया जा रहा है ऐसा कुछ, तो वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो हम मोशन को यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। क्यों? अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म तो बोला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है तो यूनिफॉर्म कैसे बोल सकते हैं? आप सोच सकते हैं वेलोसिटी वेरिएबल बोल दिए, वेलोसिटी वेरिएबल है तो उसका मैग्नी डायरेक्शन, चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल हो सकता है, तो सोचोगे, ठीक है। देखो वेलोसिटी किस कारण से वेरिएबल कर वेरी कर सकता है, ये सोचिए आप लोग। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कब कब वेरी कर सकता है? इसके पास दो चीज़ें हैं और दोनों एक साथ होती है। इसके पास क्या क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया लेकिन डायरेक्शन वेरी कर गया, जो कि सर्कुलर मोशन में आप लोग जानते हो, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इधर कभी उधर कभी इधर, टेंजेंशियल उसका वेलोसिटी होता है। तो टेंजेंट सर्कल पे टेंजेंट अलग अलग तरीके से बनता है अलग अलग जगह पे। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि डायरेक्शन वेरी करता है। हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया मतलब स्पीड कांस्टेंट हो गया, स्पीड कांस्टेंट हो गया तो यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन वेरी कर गया इसलिए वेलोसिटी वेरिएबल हो गया। तो इसलिए क्या सोचते हैं हम लोग कि वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए स्पीड, क्या आप बोल रहे हो स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्यों स्पीड वेरी क्यों करता है? स्पीड वेरी करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेरी करा सकते हो आप, और या वेरिएबल एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन मतलब जानते हो, एक्सेलरेशन से पहले फोर्स समझो, थोड़ा सा फोर्स के बारे में आपको बताते हैं, रुक जाइए। तो आप लोग फोर्स को कभी भी फोर्स की तरह मत देखो, फोर्स ठीक है, फोर्स है अपना जगह है, फोर्स है। फोर्स को क्या समझो आप लोग? धक्का। फोर्स मतलब धक्का, भाई फोर्स है तो ऐसे नहीं, ये मान लो एक ब्लॉक है, जो भी होगा अपना, ये जो भी एक इंसान है, जो भी एक वाई है, जो भी है, तो ये क्या है ना कि एक धक्का दे रहा है उसको, एक फोर्स लगा रहा है। फोर्स इट इज़ अ धक्का, धक्का देना ही फोर्स होता है। ऐसे समझोगे है ना तो थोड़ा फील आएगा हर एक क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आएगा। इसलिए फोर्स को फोर्स के तरीके से नहीं समझो, फोर्स को बोलो धक्का दे रहे हो आप। अब फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन को भी आप एक मिनट समझ सकते हो कि धक्का ही तो है, वो वही तो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्पीड, स्पीड समझा दी थी आपको हम कि स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और स्पीड जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो भी है मैग्नीट्यूड होता है मीटर पर सेकेंड, इसका एक SI यूनिट होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं। और इसके पास जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर कैसा होता है? जैसे कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट, आप ये सब जानते हो ये कहानी, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये बी है, ठीक है, तो मान लो एक पार्टिकल ए था जो कि इस तरीके से ऐसे करके इस पाथ को फॉलो करते हुए चला गया ए से बी, ठीक है। ये पार्टिकल था, कोई पार्टिकल था, ए से बी के तरफ वो चला गया इस पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है। अभी क्या है ना कि ए से बी गया, तो ए से बी का एक्चुअल लेंथ जो होगा, मान लो एक रस्सी है जो कि इस तरीके से है, तो रस्सी का जो लेंथ होगा, सिंपल लेंथ, वो डिस्टेंस होगा। और रस्सी को पकड़ के ऐसे खींच दोगे, और ये जो ऐसे करके बचेगा, ए बी के रस्सी को पकड़ के ऐसे करके खींचो ऐसे कर दोगे, और ये जो एकदम तंग जाएगा रस्सी, उसमें टेंशन आ जाएगा, जो भी चीज़ें हैं वो ऐसा हो जाएगा,
तब जो अपने पास दोनों के बीच का सेपरेशन बचेगा वही अपना डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि इनिशियल पोजीशन यहाँ पे जो कि ए है टू फाइनल पोजीशन जो कि यहाँ पे बी है उस डायरेक्शन में होता है। यहाँ से यहाँ ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका कोई बोलते हैं ना स्केलर वाला वर्जन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जैसा कि हमको नहीं पता है कि आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, ये 3 इक्वेशन होता है ये सब जान रहा होता है, लेकिन किस चीज़ के लिए वैलिड होता है वो क्या है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए वैलिड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, अभी यूज़ नहीं आएगा हम जान रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये 3 जो इक्वेशंस होती हैं ये किस चीज़ के लिए वैलिड होता है, किस चीज़ के लिए वैलिड होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है 5, 4, 6 कुछ भी एक्सेलरेशन होता है तभी ये 3 इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। 0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए आप 0 के लिए भी ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक 0 का पर्टिकुलर केस याद रख लो, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है ना तो एक ही इक्वेशन में सारा कुछ आ जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, आपके सर मास्टर मैम जो भी ये सब हर लोग पढ़ाते हैं आप लोग को डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। ये कब वैलिड होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और साथ में 0 हो, एक्सेलरेशन 0 पे ही ये वैलिड होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम कब लगाओगे आप लोग, जब एक्सेलरेशन 0 हो। अब बोलोगे आप लोग ये डिस्टेंस क्यों लिख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिख रहे हो, भाई एक्सेलरेशन 0 है ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता है, ऐसा है रीजन। इसलिए डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, स्पीड भी लिख सकते हो, वेलोसिटी भी लिख सकते हो, कोई डायरेक्शन का लोचा अपने पास नहीं रहेगा। अभी क्या है ना, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो 3 इक्वेशन यूज कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे भैया एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो अपने सिलेबस में नहीं है। एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो अपने लोग डिफरेंशिएशन से जाते हैं जो कि 11th क्लास से पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। एवरेज टर्म्स, एवरेज जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी पूछ दिया जाता है, एवरेज स्पीड पूछ दिया जाता है, जो भी चीज़ें हैं पूछ दिया जाता है। तो सुनो कैसे निकालते हैं उसको। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना कि सिंपल हम आगे जा रहे हैं, स्पीड चेंज करें, स्पीड वेरी करें, कुछ भी करें, अगर सिंपल आगे जा रहे हैं, सिंपल पीछे आ रहे हैं, सिंपल, तो ये दोनों फार्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, दोनों सेम हो जाएगा। कब, जब हम सिंपल आगे जा रहे हो या सिंपल पीछे आ रहे हो, समझ रहे हो ना आप। तो वेलोसिटी आपको क्वेश्चन पे पूछा जाता है, एवरेज स्पीड भी पूछा जाता है, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन आई थिंक पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा भी जा सकता है। ऐसे याद रख लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, या टाइम बोल दो, ये अपना एवरेज एक्सेलरेशन का फंडा होता है। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन जानते हो आपके स्केलर का कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जानते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्टेंस सिंपल डिस्टेंस जो कि फॉलो कर रहा होता है पार्टिकल। तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ये एवरेज है, इसको इससे कंपेयर मत करना, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। ये एवरेज अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं आपको इस पर कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि ये 3 इक्वेशन कभी यूज़ करते हैं। मेन ये 3 इक्वेशन ये, बाकी सारी चीज़ें आपको देखा जाएगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स में कैसे आपको क्लिक करेगा कि ये 3 इक्वेशंस में यही एक इक्वेशन है जो कि मुझे यूज़ करना चाहिए, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ है जिसका आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए हमको मैंडेटरी है 2 चीज़ें गिवन होंगी। पहला है कि इनिशियल वेलोसिटी, ये तीनों इक्वेशन में हमको क्या यूज़ करना है, उसके लिए हमको पहले जानना होगा क्या क्या हमको हमेशा गिवन होता है और क्या क्या हम लोग को फाइंड करना होता है कुछ से। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो बोल दीजिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो हमें हमेशा ही पता होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बाकी बातें आती है कि कब 3 इक्वेशन में से कब क्या यूज़ करेंगे। देखिए ये दोनों तो हमेशा गिवन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी की बातें हम अलग से कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमको हमेशा मैंडेटरी है, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन को छोड़ो, बाकी चीज़ को देखो और डिसाइड करो कि कौन सा इक्वेशन या फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कौन सा हमको यूज़ करना है, ठीक है।
तो उसको चीज़ छोड़ दिए, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा गिवन होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी और टाइम, अगर ये दोनों चीज़ें अगर हमको गिवन है क्वेश्चन में, या इसकी चीज़ें के बारे में हमको कुछ करना है, सॉल्व करना है, कुछ रिलेशन निकालना है, कुछ भी इस दोनों चीज़ों के बारे में, तो फर्स्ट इक्वेशन ही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं हमको। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बातें होंगी तो सेकेंड इक्वेशन लगेगा, और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों ही अपने इक्वेशन में आना चाहती हैं। और ये तीसरा इक्वेशन का एक और मज़ेदार बात है, ये बिना टाइम कंटेनिंग है, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है तीनों में, बस यही एक इक्वेशन है जिसमें टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं भाई, इसमें जो है सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है तो सारा कुछ, बस टाइम नहीं है, ऐसे याद रखो। अगर टाइम समझ ही नहीं आ रहा कि टाइम कोई कुछ तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो मतलब थर्ड इक्वेशन लगाना है। और आप इस चीज़ को ऐसे ही बोल सकते हो कि दिस इज अ इक्वेशन इन विच इट इज़ टाइम इंडिपेंडेंट। ये आपको हो सकता है एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 4 न्यूमेरिकल है आपके सामने, और जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन जो है 0 दिया गया है। एक्सेलरेशन 0, जैसा कि आपको इस साइड ही मैंने बताया था, एक्सेलरेशन 0 मतलब जैसा कि आप लोग आगे पढ़ते, बहुत बार पढ़ते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम, यही इस पर लग सकता है, ठीक है। तो स्पीड पूछा गया है, टाइम दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है। अब आपको पता है, देखिए एक मज़ेदार क्वेश्चन ही है, एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड पूछा गया है 2 सेकेंड में, और वेलोसिटी दिया गया है। भाई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो स्पीड किस बात का चेंज होगा, स्पीड वही होगा। तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड क्या होगा, स्पीड जो था वही होगा, 5 ही होगा, आंसर खत्म। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, बस एक्सेलरेशन 2 दे दिया गया है अपने को, एक्सेलरेशन 2 दे दिया। अब एक्सेलरेशन के कारण स्पीड भी इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन में क्या आपको होता है, धक्का दे रहा हूँ मैं, अब धक्का दूंगा तो स्पीड तो इंक्रीज होगा ना, तो स्पीड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जो भी सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन अपना 2 है, मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। स्पीड और टाइम की बातें हो रही है, स्पीड टाइम मतलब फर्स्ट इक्वेशन, स्पीड टाइम मतलब फर्स्ट इक्वेशन, v = u + at लगाएंगे आराम से और मस्ती करेंगे। अब v = u + at लगाएंगे, हो जाएगा कम। स्पीड निकालना है, अब बोलोगे स्पीड वेलोसिटी कहाँ है, तो यहाँ पे क्या है ना कि सिंपल स्पीड वेलोसिटी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि 1D मोशन में जो होता है यहाँ पे स्पीड टाइम लगभग सेम होता है, बस साइन का इंडिपेंडेंसी आता है जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है। अब स्पीड देखना है, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितना है, 5 है, एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, 2 है, टाइम कितना है अपने पास, 2 है, इतना आ गया 9 आ गया, मतलब 9 मीटर पर सेकेंड जो होगा अपना फाइनल वेलोसिटी होगा, जो कि स्पीड होगा, ठीक है। अभी देखो अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दोनों ही केस में इनिशियल वेलोसिटी अपने को 5 दे दिया गया है, एक्सेलरेशन इसमें -5, इसमें -5, इसमें पूछा गया डिस्टेंस, इसमें पूछा गया डिस्टेंस, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें टाइम दिया गया है, इसमें टाइम नहीं दिया गया है। तो वो क्या बताया गया था कि जब भी क्वेश्चन में टाइम की कोई चर्चा ना हो तो हमको थर्ड इक्वेशन लगाना है। मतलब इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा, थर्ड इक्वेशन। इसमें टाइम का चर्चा कर दिया और डिस्टेंस का चर्चा कर दिया, मतलब क्या, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, डिस्टेंस टाइम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लगा के मौज कर लेना है, बस ज़्यादा हो गया। तो अभी क्या करना है, डिस्टेंस लगाना है, तो s = ut + ½ at², u जो अपना 5 है, टाइम जो अपना 0.5 सेकेंड, मतलब उसको हाफ बोलते हैं, और ½ at², हाफ एक्सेलरेशन जो कि -5 है, और टाइम जो है 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। सॉल्व करके अपने सॉल्व कर लोगे। मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया हूँ, इसको तरीका सिखाना है कैसे सॉल्व करते हैं, तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, दूसरा ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की, थर्ड इक्वेशन यहाँ यूज़ करना है, तो b² - u² = 2as, यही थर्ड इक्वेशन होता है। डिस्टेंस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यूज़ कर लो। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, जो कि हो गया -10 इंटू डिस्टेंस कितना आ गया 5/2, जिसको कितना बोलते हैं 2.5 मीटर। असाइनमेंट में काम चल रहा है अपना, ठीक है, 2.5 हो गया। अब आके 2-3 क्वेश्चन और है न्यूमेरिकल में कराने जा रहा हूँ, ठीक। वो सारे क्वेश्चंस आपको खुश करने के लिए थे। ये क्वेश्चंस जो है ना आपको सिखाएंगे चीज़ें जो कि होती है इसमें, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है ना कि ये बॉल जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से आगे फेंका गया है और इसको पीछे कोई खींच रहा है या पीछे कोई मतलब धक्का दे रहा है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे की तरफ, और वेलोसिटी क्या है आगे की तरफ, पीछे की तरफ धक्का। तो ये एक तरीके का क्या है, रिटार्डेशन है ना। स्पीड या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन
ही क्या होता है, रिटार्डेशन। तो ये आगे है, ये पीछे है, मतलब रिटार्डेशन है। तो इस केस में अपने को बताना है स्पीड एट t इक्वल टू 10 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बिटवीन t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या है ना कि एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब स्पीड अपना 0 हो जाए या मोशन का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाए, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएगा कि जैसे ये बॉडी जा रहा था, ये आगे जाएगा, क्योंकि पीछे एक फोर्स लगा रहे थे, ये कहीं जाके रुक जाएगा क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा था। अब क्योंकि फोर्स पीछे अभी भी लग रहा है तो ये बॉडी रुकेगा नहीं यहीं पे, ये उसी पाथ में पीछे आने लगेगा। अब इसको इस पर दोबारा तो बना नहीं सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे करके बना रहे हैं, लेकिन जाओ उसी पे रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से पीछे आएगा, इसी से आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट था जहाँ पे ये रुका और ये आगे का पाथ पीछे हो गया, इसी पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, जहाँ पे पाथ भी चेंज हो जाता है। तो इक्वेशन भी चेंज करना पड़ जाएगा अपने को। इक्वेशन क्यों चेंज करता है तेरे को, इक्वेशन चेंज इसलिए करते हैं कि डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए हम लोग को 2 इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एक यहाँ से यहाँ तक के लिए और एक यहाँ से पीछे आने तक के लिए। दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन यूज करेंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ो, सीधा इक्वेशन मारो, सीधा इक्वेशन लगाओगे, सीधा आंसर आएगा, वही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन डिस्टेंस पूछ लिया जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स को खोजना है भाई। क्रिटिकल पॉइंट्स कब खोजेंगे, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन होगा, तब क्रिटिकल पॉइंट्स को खोजते हैं। और क्यों खोजते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी अपने को पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो कोई दिक्कत नहीं था अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ए से बी तक गए, इसका इक्वेशन यूज करेंगे, और फिर बी से वापस जहां भी जाए उसका इक्वेशन यूज करेंगे। तो पहले ए से तो बी गया है तो उसके लिए इक्वेशन लिखा जाएगा। अब देखो अपने को लिखना जा रहा है। ठीक है, अभी स्पीड पूछा गया t इक्वल 10 सेकंड पे, जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है कि स्पीड सीधा ही जो आएगा सो आएगा, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, हो जाएगा आंसर। अभी क्या है ना, मॉड ले लेंगे ना, जो भी वेलोसिटी आएगा, मान लो नेगेटिव आ गया, पीछे की तरफ जा रहे थे नेगेटिव आ गया। एक चीज समझ लो, जब भी डिस्टेंस की बातें होंगी तभी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को सोचेंगे। ये गांठ बांध के रख लो, ये हमेशा याद रखो। जब भी डिस्टेंस की बात किया जाएगा हम सोचेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे। जब भी स्पीड का बात किया, कुछ भी का बात किया, कोई दिक्कत नहीं, बस डिस्टेंस पे ही दिक्कत है। क्यों, स्पीड पूछा, हम वेलोसिटी निकालेंगे, इक्वेशन लगा के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगा देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा स्पीड का। लेकिन डिस्टेंस में नहीं कर सकते ऐसा। आपको पता है, आप यहाँ से ऐसे जाओ, ये डिस्टेंस था, ये डिस्प्लेसमेंट था, दोनों का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है ना। इसका ऐसा थोड़ी कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ले लिए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं कर सकते ऐसे हम, लेकिन स्पीड वेलोसिटी में कर सकते हैं। तो इसीलिए वेलोसिटी या स्पीड पूछा तो डायरेक्ट इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल इनिशियल का काम हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस पूछा तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो जहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, वो निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग 2 इक्वेशन यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्पीड देखना चाह रहे थे, हमने v = u + 80 लगा। क्यों निकाला पता है आपको, स्पीड टाइम की बातें हो रही है, स्पीड और टाइम की बातें होंगी तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे जो कि ये है, जो कि हम लगा दिए। v = u + 80 लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 5 था, पीछे 2। अब बोलोगे निगेटिव कहाँ से आ गया भाई। देखो सुनो, ऐसा है कि जब भी एक चीज़ें आगे होंगी, एक चीज़ें पीछे होंगी, तो एक को आगे वाले को पॉजिटिव मान लो तो पीछे वाला ऑटोमेटिकली निगेटिव लेना पड़ेगा आपको। क्यों, जैसे मान लो एक बॉल था, ये कुछ स्पीड से जा रहा था और इसको आगे ही धक्का दे रहे थे, और वही सेम बॉल कुछ स्पीड से जा रहा था, उसको पीछे धक्का देने लगे। इक्वेशन तुम यही यूज़ कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, तो डिफरेंस यही है कि तुम जब आगे जा रहे हो और एक्सेलरेशन आगे ही है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव यूज़ करो, तुम आगे जा रहे हो एक्सेलरेशन पीछे है तुम निगेटिव यूज़ करो। ठीक है, तो इसीलिए हम भी यहीं पे ऐसा ही किए। तो v = u + 80 किए, तो u क्या है 5, a क्या है तो 2 था, पीछे की तरफ था तो -2, और टाइम कितना अपने पास है 10 सेकंड। तो यहाँ पे v = -5 है। अब बोलोगे 5 कैसे आ गया भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है, जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है, इसमें ये v जो है ना स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, जानते हो। तो वेलोसिटी -5 आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, और स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, 5 आ जाएगा आंसर, आ गया। अब डिस्टेंस के लिए आपको बताया था 2 इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, a से b तक का और b से जहाँ भी जाए। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो आपको मैंने बताया था कि a से b तक के लिए अलग सॉल्व करेंगे, या फिर b से जहाँ तक जाए उसके लिए अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि a से b के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, फिर b से जहाँ तक जाएगा उसके जो डिस्टेंस, दोनों का जोड़ देंगे। a से b के बीच का डिस्टेंस और b से जहाँ तक जाए, ये टोटल 10 सेकेंड में ये डिस्टेंस जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा।
ठीक है। अब ए से बी के बीच के डिस्टेंस के लिए कैसे निकालेंगे, अपने कंडीशन क्या है जिसके लिए हम ए से बी का इक्वेशन लिख सके, तो वेलोसिटी जीरो भाई, फाइनल वेलोसिटी अपना जीरो होगा, वही पॉइंट बी होगा। बी एक वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे होगा, जहाँ फाइनल वेलोसिटी इसका पहली बार जीरो होगा। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो कब होगा देख लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी बी का जीरो होगा, जो कि हम लिखे v = u + 80, यहाँ पे जीरो के पता चला टाइम अपना 5.5 है, 5.5 में 2.5 सेकंड है। अब 2.5 सेकंड पे जीरो हो जा रहा है, मतलब पहला 2.5 सेकंड ऐसे गया, फिर 7.5 सेकंड जो बाकी 10 का बचा वो ऐसे गया। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे पहले, जो कि ए से बी का होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जो बाकी का 7.5 सेकंड बचा उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो उसका डिस्टेंस पहले निकाले जो इस टाइम में किया, फिर बाकी का 7.5 सेकंड बच गया, इसमें ये किए और दोनों को जोड़ दिए। अभी क्या है ना, ए से बी तक के लिए इक्वेशन ये लगाए और बी से जहाँ तक के लिए था उसके लिए ये इक्वेशन लगाए। अब बी पे क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो बी ये पाथ का इनिशियल वेलोसिटी बी का वेलोसिटी होगा और बी का वेलोसिटी जीरो है, इसीलिए यूटी खत्म, हाफ वे टी स्क्वायर बचा और 7.5 सेकंड के लिए लगा देंगे, आ जाएगा। ये दोनों का सम ही अपना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो याद रखिए, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल की बात किया जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स को सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 2 यूज करेंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस के अलावा कुछ ही पूछा, डायरेक्ट इक्वेशन मारना है, सॉल्व हो जाएगा। तो अभी अपना दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको मैं इस क्वेश्चन के बाद आगे रिलेट करवाऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। मतलब बेसिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं सॉल्व करना, तो क्यों नहीं कर लिए, हो जाएगा सॉल्व। अभी देखो, ये ऐसे मोशन गया और ऐसे घूम के ऐसे आ गया। ठीक, अभी ये क्या है, ऐसे गया और ऐसे आ गया। इसमें वेलोसिटी इधर था, इसमें वेलोसिटी इधर है। इसमें एक्सेलरेशन कितना था, पीछे की तरफ, इसमें वो आगे जा रहा है तो नीचे की तरफ है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये एक वर्टिकल मोशन है। भाई सिंपल ही तो है, इक्वेशन हमको थोड़ी देखना है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से लगा देंगे हम, हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन था, ये वर्टिकल मोशन है, सिंपल सॉल्व कर लेंगे हम। तो पूछा क्या है, स्पीड एट इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, तो स्पीड के लिए तो आपको बताया था मैंने कि वेलोसिटी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, डायरेक्ट इक्वेशन से आ जाता है वो। देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, बस ये हॉरिजॉन्टली परफॉर्म कर रहा है, ये वर्टिकली परफॉर्म कर रहा है। ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन में सेम पूछा गया है, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम में थोड़ा वेरिएशन दिया गया है और मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेरिएशन दिया गया है। आपको मैंने सॉल्व कर दिया है v = u + 80। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज किया है। ये जो बॉल है ना, ये ऐसे सिंपली ग्राउंड से फेंकोगे ना तो इसको t = 2 सेकेंड में ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ज़मीन के अंदर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने एक बिल्डिंग पे से इसको फेंका है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग है, इस पे से मैंने बॉल को ऊपर फेंका और ये बिल्डिंग के नीचे ऐसे आया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, तो थोड़ा सा चेंज किया मैंने क्वेश्चन के, मतलब वो था ना डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने मुझे चेंज करना पड़ा। ठीक है, देखो v = u + 80 हम लोग लगा लेंगे, सिंपल सा है। स्पीड एट t = 2 सेकेंड हमको चाहिए, तो हम लगा लेंगे इक्वेशन और सिंपल ला लेंगे, जो कि मैंने पहले किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जो सॉल्व किया था मैंने। ठीक है, अभी क्या है ना कि अपने को डिस्टेंस ट्रेवल टोटल निकालना है, तो तुमको पहले सॉल्व करना होगा क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस मतलब क्रिटिकल पॉइंट, डिस्टेंस मतलब क्रिटिकल पॉइंट, डिस्टेंस मतलब क्रिटिकल पॉइंट। जब भी डिस्टेंस की बात होगा हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना ही होगा। अभी ऊपर जा रहा है तो जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो वेलोसिटी जीरो करेंगे, टाइम आएगा 0.5 सेकेंड पे, अपना क्रिटिकल पॉइंट आया। तो 0.5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालेंगे, फिर 0.5 सेकेंड के बाद जो बाकी समय बचा, मतलब 3/2, मतलब 1/3/2 सेकेंड, 3/2 सेकेंड था, 1/2 सेकेंड में ये सारी चीज़ें हुई, इसमें डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, बाकी का टाइम कितना बचा, उसमें 3/2 सेकेंड बचा। 3/2 सेकेंड मतलब कितना, 1.5 सेकेंड। तो बाकी का 1.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वो ही मेरा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, जो कि इस जैसा ही है। वो आपको सॉल्व खुद से कर लेना, मैंने थोड़ा बहुत किया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन आपके चैप्टर में टॉपिक होगा एक, फ्री फॉल मोशन। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, आपने फ्री फॉल मोशन नहीं पढ़ के भी पहले ही पढ़ चुका है। मतलब जो पिछला एग्जाम्पल था ना, वो एक फ्री फॉल मोशन का ही एग्जाम्पल था, और फ्री फॉल मोशन का एग्जाम्पल, भाई फ्री फॉल एक मोशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, बट है तो वही ना कि v = u + 80 है, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं लगा देते थे हम लोग। तो वही है, एक बॉल को जब हम u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन धरती माता हमें खींचती है, तो वही उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो कि 9.8 ले लेते हैं। कभी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड यूज़ कर सकते हो, और पाई स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काम नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है काम आ जाए। ठीक है, तो हम अगर u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो g नीचे लगता है अपने को एक्सेलरेशन, और यहाँ से ये मोशन ऐसे करके होता है, सेम पाथ पे होता है। ये बस थोड़ा हटा के दिखाया मैंने समझने के लिए, लेकिन ये ऐसे गया और उसी पाथ पे वापस आता है, ऐसे गया उसी पाथ पे
इस तरीके से गया, इसी पाथ पे वापस आ जाता है, कोई वेरिएशन नहीं आता कि ऐसे गया और ऐसे आया, ऐसा नहीं होता, ये इस तरह से गया और इसी तरीके से आता है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा हटा के उसको लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आपको मैंने इसको सॉल्व करके सारा कुछ बता दिया है, कुछ फार्मूलाज है जो कि इसको आपको याद रखते हो, थोड़ा सा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी इक्वेशन लगाना आपको मैंने सिखा दिया है, कैसे लगाते हैं, जब वी टी गिवन होता है क्या लगाते हैं आपको बताया था, ठीक है। अभी देखिए क्या है ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहाँ पे कुछ टर्म, टाइम ऑफ एसेंट होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है, टी टॉप होता है, एच मैक्सिमम होता है, रेंज नहीं होता यहाँ पे, रेंज आपने पढ़ा नहीं होगा, आगे आता है, लेकिन इसमें नहीं होता रेंज, ठीक है। अब देखिए क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यही होता है कि तुमने यहाँ से उड़ान भरी, तो तेरे को यहाँ से फेंका गया और तू ऊपर गया और वापस वहीं पे आ गया, तेरा मोशन खत्म, फ्लाइट खत्म, जो भी मोशन था सारा खत्म हो गया, तो उसमें टोटल टाइम जो लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 2u/g होता है। और टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव, तो ऊपर जब तुम गए उसमें टोटल टाइम तेरे को लगा वही टाइम ऑफ एसेंट होता है, और जितना तेरे को ऊपर जाने से लगा उतना ही नीचे जाने में से लगता है, इसलिए बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टी टॉप, मतलब टॉप पे जो समय लगा जाने में, टॉप पे, तो तीनों वैल्यू सेम होता है u/g। एच मैक्सिमम मतलब तेरे को मैंने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, धरती माता ने g लगाया नीचे, तो तू मैक्सिमम हाइट कितना गया, वही तेरा होता है मैक्सिमम हाइट, जो कि u²/2 जिसका फॉर्मूला होता है। आप प्रूफ भी थोड़ा देर देख सकते हो, देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैंने इसका प्रूफ बता दिया, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया था कि जब v और t गिवन होता है फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, s और t गिवन होता है सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें गिवन होते हैं, उस टाइम गिवन नहीं होता है तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस तीनों चीज़ का प्रूफ बता दिया, यहाँ पे आप लोग ऐसे देख सकते हो। तो ये सारा फ्री फॉल मोशन आपका यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपको थोड़ा सा 1D और 2D मोशन में क्या डिफरेंस होता है वो बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सर्कुलर मोशन बताऊँगा, उसके बाद मैं प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा बता दूंगा, और यहीं पर हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन बस इतना ही से डिफरेंस होता है, जब आपका x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ चेंज नहीं हो, मतलब आपका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कांस्टेंट है, या सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x कांस्टेंट है, मतलब है कि आप 1 डायमेंशनल मोशन कर रहे हो। ये जो है इसमें x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। देखो ये आप जान रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपको अगर u वेलोसिटी से ऐसा फेंका गया तो क्या आप ऐसे जाओगे, आपको ग्रेविटी नीचे खींचेगी, नीचे खींचेगी, तो आप ऐसे थोड़ी जाओगे, आप ऐसे नीचे आ जाओगे, ऐसे जाओगे। तो इसीलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपका 1 डायमेंशनल मोशन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, यहाँ भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट साथ में ही डिफरेंटली चेंज करे, तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही सा है कि एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो तो उसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, जिसके लिए इक्वेशन वैलिड है, जो कि v = u + at, s = ut + ½ at। इसका ये सारी इक्वेशंस जो है ना, ये 1 डायमेंशनल में ही वेरिएबल है, 1 डायमेंशनल में ही वेरिएबल। ये सारी इक्वेशंस जो हैं, जो s = ut + ½ at², v = u + at, v² - u² = 2a डेल्टा x, या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, जो भी आप यूज़ करते हो वो 2 कंडीशन को फुलफिल करता है तभी यूज़ हो पाएगा। एक जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन कांस्टेंट, देन वी विल अप्लाई। दूसरा कि 1 डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, 1 डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन को हम यूज़ कर पाएंगे। और 2 डायमेंशनल मोशन हुआ तब हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई 2 डायमेंशनल मोशन, कैसे सॉल्व करेंगे फिर हम? तो सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी तरीका। मतलब इमेजिनरी है, कुछ सोचना है बस। जैसे कि देखो, अगर कोई बॉल ऐसा गया ऐसे वापस आ गया, ठीक है, कोई बॉल ऐसा गया ऐसे वापस आ गया, और ये कैसा बॉल है, ऐसे गया और ऐसे चला गया, ऐसे गया ऐसे चला गया। तो इस मोशन को ऐसे हम लोग स्टडी किए कि इसको हम लोग 2 1D मोशन में डिवाइड कर ली। मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ 2D मोशन। सर्कुलर मोशन भी क्या होता है, ऐसे जाना, ये क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज हो रहा है, इसका 2D मोशन है, ये भी 2D मोशन है। इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं।
लेकिन इसमें क्या है ना कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही डिफरेंटली चेंज करना है, और आपको पता है जो भी तीनों इक्वेशन थी वो वन डायमेंशन के लिए ही वैलिड है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा कि इसको आपको माना जाएगा दो 1D मोशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, तभी तो एक्स वाई प्लेन बना है। मतलब प्लेन किस तरीके से बना है, एक्स कोऑर्डिनेट अलग, वाई कोऑर्डिनेट अलग, तो उसका प्लेन का हो गया निर्माण। तो उसी तरीके से अगर एक्स में अगर हम मोशन को स्टडी करते हैं, इमेजिनरी तरीके से सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, तो इमेजिनरी तरीके से हम लोग इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से सोचेंगे तो मोशन ऐसा होगा। ठीक है, तो बस हमको इमेजिनरी थिंकिंग करना है और सॉल्व करना है, कि मेन मकसद मेरा क्या है, आंसर को निकालना। ठीक है, मोशन को हमको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने का इमेजिनरी तरीका ही होता है। अब बोलोगे इमेजिनरी तरीका कौन सा होता है? तो इमेजिनरी तरीका जो कि मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, कंपोनेंट कैसे करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये ऐसे करके है, तो इसमें ये 30 डिग्री अगर बना रहा है एक्स कोऑर्डिनेट से, ये कुछ यू है वेलोसिटी मान लो, तो ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट से 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे u cos 30 लिखेंगे, cos थीटा, और यहाँ पे u sin थीटा ऐसे लिखेंगे ना, आपको बताया था मैंने बहुत पहले। तो u का cos थीटा, u का sin थीटा मैंने आपको बताया था। तो u cos थीटा, u sin थीटा, इसमें ऐसे करेंगे, u का अब ये एंगल जो भी थीटा हुआ, u का cos थीटा, u का sin थीटा, यहाँ पे मोशन अलग स्टडी करेंगे, यहाँ पे मोशन अलग स्टडी करेंगे, और उसका मोशन हमको दिखेगा ऐसा रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको अलग स्टडी करेंगे, इसको अलग स्टडी करेंगे, ऐसे सॉल्व होके दिखेगा हमको। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताता हूँ कैसे कर सकते। कि आप लोग देख रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, तो इसको एक्स में अलग स्टडी करेंगे, वाई में अलग स्टडी करेंगे। ऐसे ही आप लोग सोचो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्टेंस जब भी सोचते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसी तरीके से जब भी 2D मोशन का स्टडी करते हैं तो उसको दो 1D में डिवाइड करते हैं, दो 1D में डिवाइड करते हैं। जब भी 2D मोशन होता है तो उसको दो 1D में डिवाइड करते हैं, दो 1D में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा हो रहा है तो x में अलग, y में अलग सोचेंगे। देखो मान लो u cos थीटा कोई ना कोई वैल्यू होगा, मान लो 5 है इसका वैल्यू और इसका 3 है वैल्यू, कुछ तो होगा ही। मान लो ये क्या वैल्यू है, 4 वैल्यू है, और ये क्या है वैल्यू, 3 है। तो ये वैल्यू मान लो u cos थीटा है, कुछ तो वैल्यू होगा उसका 4, u sin थीटा है, मान लो कुछ वैल्यू होगा 3। तो अगर 4 के वेलोसिटी से आगे फेंकोगे तो बॉल जाएगा, 3 के वेलोसिटी से दूसरे बॉल को फेंकोगे ऊपर जाएगा। तो एक बॉल था जिसका बॉल ए नाम बोल दो, इसको हम 4 के स्पीड से फेंके, ये आगे गया, मोशन हो गया उसका। ठीक है, इस बॉल को, बॉल बी था, इसको हम लोग 3 के स्पीड से फेंके, ये ऊपर गया, ग्रेविटी नीचे लग रहा था इसलिए वापस भी आ गया। तो इसी दोनों मोशन के एडिशन को ही प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ये एक बॉल का मोशन ऐसे हो रहा है, इसको हम सेम बॉल को 2 बार स्टडी करेंगे, एक और ऐसे, एक और ऐसे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। सॉल्विंग के लिए, बस सॉल्विंग के लिए, किसके लिए, तो सॉल्विंग के लिए। ठीक है, देखो भाई, जैसे कि अपने लोग इस बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे, ये आगे जाएगा और ऐसे घूम के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग स्टडी करेंगे, 5 cos 60 इधर, 5 sin 60 इधर, ये मोशन टोटल मोशन। तो x में, y में, तो x में अलग सोचना है, y में अलग सोचना है, हो तो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर सॉल्विंग। ठीक है, अभी देखो x कंपोनेंट वेलोसिटी का ये आया, और एक्सेलरेशन x में क्या है, क्यों देखो एक्सेलरेशन कब लगती है, कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। नीचे क्या है, y कोऑर्डिनेट का निगेटिव, -y कोऑर्डिनेट होता है ना, निगेटिव का y कोऑर्डिनेट, तो वो उस तरफ है ना। तो नीचे क्या है, y कोऑर्डिनेट, तो y में g होता है, x में थोड़ी है। इधर कोई एक्सेलरेशन है क्या अपने पास, नहीं है, ग्रेविटी तो नीचे होता है ना, तो ग्रेविटी नीचे -g, एक्सेलरेशन x में 0 हो जाएगा। तो बाकी सारी इक्वेशंस हम लोग लगा सकते हैं, vx = ux प्लस xt, जो भी है, x = uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल टू 2ax इंटू x।
इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बस ये x में लगाना है, x में अलग मोशन को सोचना है, y में मोशन को अलग सोचना है, और फिर सारी चीज़ें सॉल्व होके आ जाएंगी। देखिए आपके ये सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो इसलिए दिया है कि आपको सर्कुलर मोशन पढ़ना है, जो कि इस कॉन्सेप्ट्स पे ही है। थोड़ा सा पता नहीं क्यों दिया है आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा अगर ये नहीं जानोगे सर्कुलर मोशन का फील नहीं आएगा आप लोग को, इसीलिए मैंने पढ़ाया है। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये लास्ट हेडिंग है अपने इस चैप्टर का, और ये खूबसूरत सा चैप्टर इसी टॉपिक के साथ एंड हो जाएगा। और ये सर्कुलर मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सही से इसको फील ले लो। यहाँ पे ज़्यादा कुछ सीखने को इस चैप्टर यहाँ पे 9th क्लास में सर्कुलर मोशन के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को फील ले के सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, सोचो, देखो मान लो अगर ये बॉल है, इसको v वेलोसिटी के साथ फेंके और ये एक सर्कल में मूव कर गया। जैसे कि आप जानते हो एक स्ट्रिंग या रस्सी जो भी है, इसको पकड़ के अगर इस मार्कर को ऐसे घुमाया जाए तो ऐसे ऐसे घूमेगा, सर्कुलर मोशन में करेगा। तो यही एक ऐसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है पाथ के अलोंग होता है। पाथ मतलब ये सर्कल है तो सर्कल का टेंजेंट होगा, तो सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी का वेलोसिटी होगा, वही है अपना। अब आपको पता है कि वेलोसिटी कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, तो इसका डायरेक्शन तो हमेशा वेरी कर रहा है, डायरेक्शन हमेशा वेरी कर रहा है। मतलब हम सर्कुलर मोशन में तो ये बोल ही सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में कभी v वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होगा, हमेशा वेरिएबल होगा। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होगा। सर्कुलर मोशन हमेशा हम कह सकते हैं। अब देखिए, अभी आप जो स्ट्रिंग को पकड़ के आप घुमाते हो ऐसे बॉल को, तो एक स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा होता है, जैसे कहीं बॉल घूम रहा होता है, अगर ये फोर्स ही खत्म हो जाए तो क्या होगा, ऐसे ऐसे घुमा रहोगे, ऐसे घुमा रहोगे, ऐसे बॉल चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे घुमा रहोगे, ऐसे बॉल निकल गया, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे बॉल निकल गया। तो ये क्यों निकला, क्योंकि अंदर का जो फोर्स आप खींच रहे थे, बॉल को खींच रहे थे, वो फोर्स ही खत्म हो गया। ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे निकल के चला गया। तो ये निकल के नहीं जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स है तो उसका एक्सेलरेशन होगा, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि उसके सेंटर के टुवर्ड्स होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ गया, जिसके कारण वो होल्ड है और उस मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब ये मोशन परफॉर्म कर रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, लेकिन वो वेलोसिटी वेरी भी तो कर सकता है। और वेलोसिटी वेरी करेगा, और ये वेरी कैसे करेगा भाई, इस एक्सेलरेशन के कारण थोड़ी करेगा। वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन से एक चीज़ समझ लो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर है तो ये एक दूसरे को डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर रिलेशन आ गया तब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ तो टेंजेंशियल होता है ना वेलोसिटी, टेंजेंट तो पता ही है आपको, नॉर्मल से परपेंडिकुलर होता है। सर्कल में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जब भी क्लास में, सर्कल में समझो आप एक चीज़ को कि सर्कल में ये नॉर्मल होता है जो कि सेंटर से पास हो रहा होता है, ये टेंजेंट होता है। आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपने तो पढ़ा नहीं है। तो एक नॉर्मल होता है सर्कल में जो कि सेंटर से पास हो रहा होता है, और एक टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो सेम यहाँ पे वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये वेलोसिटी जो कि टेंजेंट के लॉन्ग है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर के लॉन्ग है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और मैंने आपको क्या बताया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसमें कोई नाता नहीं होता है। तो इसी नाता होता, मतलब हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, वेरी नहीं करेगा। तो वेलोसिटी वेरी कैसे करेगा, वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड वेरी कैसे करेगा, तो उसके लिए एक्सेलरेशन आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो होता एक एक्सेलरेशन है, जैसे कि एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया, मान लो इधर एक्सेलरेशन होगा कुछ, लेकिन हम उसको स्टडी कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि ऐसे बॉल गया तो मैंने इस तरफ तोड़ा, इस तरफ तोड़ा, तो सेम तरीके से बॉल ऐसे घूमा तो एक इधर तोड़ा, एक इधर तोड़ा, इसके कारण से बॉल होल्ड है और होल्ड होके मतलब होल्ड होके ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है। अब घूम रहा है तो उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है, तो स्पीड चेंज होगा तो उसके कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण चेंज होगा स्पीड। अच्छा बताया, आपको पता है वेलोसिटी जो होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण चेंज नहीं होता है। आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यही सही है।
वेलोसिटी कभी भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी यहाँ भी और हर जगह एक्सेलरेशन के कारण चेंज होता है, मतलब नेट एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों को सम करेंगे वेक्टर तरीके से तो वो नेट एक्सेलरेशन आएगा और उसके कारण अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके कारण अपना वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, तो स्पीड तो चेंज हो सकता है ना, स्पीड चेंज होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण। ठीक है, तो स्पीड चेंज होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। अब देखो दूसरा टॉपिक ये है अपना कि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो स्पीड को चेंज किया जा सकता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो हुआ तो स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड के या वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, उसी के डायरेक्शन में है, तो स्पीड जो होगा वो इंक्रीज करेगा। मतलब ये सर्कुलर मोशन है, ये बॉल इस तरफ उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन था और इस तरफ ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो मतलब क्या है, तुम धक्का दे रहे हो उसको, इसके कारण घूम रहा है, मतलब कहते हैं स्पीड इंक्रीज करेगा। बट इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अपोजिट इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, देन क्या होगा, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करेगा इन मैग्नीट्यूड। तो स्पीड बोला मैंने, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ तो जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था, अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसीलिए जब भी स्पीड कांस्टेंट होता है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये सर्कल में मोशन हो रहा है, इसलिए बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और स्पीड कांस्टेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होने के कारण हो रहा है। तो आपको दिख गया होगा भाई, सेंट्रीपिटल तो कभी 0 नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन होने के लिए, क्योंकि वही तो उसको करा रहा है ना मोशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया, तभी तो स्पीड कांस्टेंट हुआ। तो नेट एक्सेलरेशन का 0 हुआ, सेंट्रीपिटल तो बचा है ना, वो तो हमेशा बचा रहेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, मतलब नेट 0 नहीं हुआ, नेट कभी 0 हो भी नहीं सकता है, सेंट्रीपिटल कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो नेट 0 नहीं हुआ, फिर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है, बट वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगा, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं उसको आपको अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्लास का लास्ट स्लाइड है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन को मैंने थोड़ा फॉर्मल तरीके से लिख दिया है। और सर्कुलर मोशन में जो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे स्पीड होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो v² या ω² होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो v² होता है। फोर्स है तो मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो mv² ω²। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है अल्फा टाइम्स ऑफ r होता है, d स्पीड बाई d टाइम होता है। ये आपने शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ लोगे, बस थोड़ा सा जान लो कैसा हो रहा है बस। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, CM मतलब सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए या स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो बोलेंगे क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, या कोई भी सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी जरूर वेरिएबल है। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता है ना। देखो ऐसा था इस डायरेक्शन में, ऐसा था इस डायरेक्शन में, ऐसा था इस डायरेक्शन में। आपको मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो कि है उसके पास। तो यहाँ पे टेंजेंशियल उसका डायरेक्शन होता है जो कि वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो हमेशा वेरी कर रहा है, मतलब नो डाउट हमेशा वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होगा। स्पीड कांस्टेंट वेरी कर सकता है, स्पीड कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड वेरिएबल होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द रीजन बिहाइंड द स्पीड इज कांस्टेंट और वेरिएबल, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 0 नॉन जीरो। ठीक है, तो इसी बातों के साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, और आप लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के लिए। थैंक यू।